आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीस का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है, तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधी कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसिस हट जाती हैं, और वहाँ की जो जीसीसी कंट्रीज हैं लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाए, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहाँ से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसिस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द एमओयू वाज साइन। 23 जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई होगी कि देखिए अब जो है एमओयू साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था। वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया।
उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। तो सरकार को कह रहे हैं, आप मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या मैं मतलब साहब मैं प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूँ। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the Pakistan. लेकिन वहाँ तो पत्ता नहीं हिलता, वहाँ मिलिट्री के कहे बगैर, ISI के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहाँ। ये तो उनका मसला है ना, उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, दैट डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। इसलिए वहाँ इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहाँ राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, देखिए अभी ताजा ईरान से लौटी हूँ और ईरान ने जो प्रोग्रेस की है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहाँ की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अभी जैसे सीपैक उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं सीपैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीपैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा। उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान, जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में they have done an excellent job and they have a very good understanding of how the world is changing. अभी एक और खबर छपी है ANI में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, ANI ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है ये। अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। ANI ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान को भी देखिए, MOU जो है, MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था, तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है
इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो बॉर्डर की भी बात हुई, लेकिन इस सब के अलावा इन्हें जरूरत भी है। जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, ये उनकी बराबर डील है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं और सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चलिए खैर इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, ये भी तो जॉब्स है, लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं। अब मुझे पूछ लेने दीजिए आप इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है खासकर, अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का। तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं जाहिर, क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है,
एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है, उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है, हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, बिकॉज आई नो कैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो हैं, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल। और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आऊँ श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे ये चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के मामलात की कम जानकारी है, लेकिन मुझे राजनीति थोड़ा मैं समझती हूँ कि आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर क्यों आज दुनिया में टेररिज्म बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसे अपने एजेंडे से हटा दिया है। 9/11 के बाद 20 साल तक लगातार कहता रहा कि दुनिया में अगर एक ही समस्या है तो वो है टेररिज्म। टेररिज्म, सबको टेररिज्म के इर्द गिर्द उसने घुमाया, जिसमें हमारा भी मुद्दा शामिल रहता था। फिर ओबामा साहब आए, वो क्लाइमेट चेंज का जिक्र करने लगे। अब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आतंकवाद की मार सह रहे हैं, जो पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो कहीं किसी थिन एयर में नहीं है, वो फिजा में या खिजा में नहीं है, वो तो हुआ है, हम तो पीड़ित हैं। देखिए, इसमें 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एक ऑर्डर जो था, जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन द ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक टाइप के टूट चुके हैं, एंड इट इज अ एरा ऑफ वॉर, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। People are talking about conventional wars. They are not talking about terrorism. पहली बात। दूसरी बात, SCO है। मैं इस SCO का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी SCO की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहाँ पर मीट में, और वहाँ बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, SCO भी जो था, जो शुरू हुआ था SCO टेररिज्म को लेकर, आज SCO भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। SCO का पूरा ढांचा बदल गया है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर SCO समिट हुई थी टिंजियान में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहाँ पहली बार ये जिक्र हुआ कि SCO के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, SCO का अपना बैंक होगा, जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई, पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है।
मैं ये बात बोल रहा हूँ 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं। तो सीधे जंग होगी। तो हम तो सिंदूर क्या था? सिंदूर सीधे सीधे जंग नहीं थी। देखिए, सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए। तो सिंदूर पे हमने क्या किया? हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पर तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज दी एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, पूरी की दुनिया, टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ हम है? पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं। ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। नहीं, तो मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो हमें बदलनी पड़ेगी, लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ेगी, टेररिज्म की बजाय हम कुछ और इस्तेमाल मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए तो रिलेशंस। बात करने से अगर हल हो गया होता तो बातें तो न जाने कितने दौर की, मतलब प्रवीण साहनी जी, मैं तो 25 साल से यही देख रही हूँ, कितनी बातचीत हुई। आप सोचिए, वाजपेयी के दौर से शुरू होकर फिर वही मनमोहन सिंह तक भारत ने कोशिश तो की है। सुनिए 2024 में दुनिया मल्टीपोलर बन गई। आज वो दुनिया नहीं है। आज वेस्ट एशिया में बात हो रही है पैलेस्टाइन इशू की, कि ये मसला हल हो सकता है। क्यों हल हो सकता है? क्योंकि आज 3 बड़ी ताकतें हैं, एक बड़ी ताकत नहीं है, वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, अगर आप आज पाकिस्तान से बात करेंगे तो वो बंद कर देंगे जो कर रहे हैं वो टेररिज्म बंद कर देंगे। तो फिर पहले क्यों नहीं कर लिया था? अमन की आशा से लेकर लाहौर बस सर्विस निकाली गई, नरेंद्र मोदी जाके केक खा के, बिरयानी खा के आ गए वहां पर, सारी चीजें। मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बातचीत करने की कोशिश तो पिछले 25 साल में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने सबने किया, और उससे पहले भी कोशिश होती रही है। तो बातचीत तो भारत करना चाहता रहा है। देखिए 2 बात मैं बोलता हूँ, आप जितना पीछे खोती रहेंगी तो आप आगे एक तो नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आपसे एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है। अब आप चली जाए कि जी पार्टीशन हुआ, वो क्यों हुआ, उसमें इतनी दहशतगर्दी हुई। वो तो खैर बहुत लंबी बात चली जाएगी। नहीं। तो कहने का मतलब ये है, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको हमें आज क्या देखना है? तो आप कह रहे हैं बात करके टेररिज्म खत्म करा लो, इतनी आसान बात है? ये इतनी आसान है क्योंकि वो टेररिज्म इसलिए कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पे आप बात करिए। वो ये भी तो नहीं कह रहे कश्मीर मुद्दा मुझे कल सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करिए। वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं। भारत कहता है वो कश्मीर पे बात नहीं हमने कह दिया कि कश्मीर हमारा है और हम बात नहीं करेंगे, हम तो पीओके भी लेंगे उनसे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, फिर मसला तो यहाँ आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो हम चीन से नॉर्मल रिलेशंस करना चाहते हैं, पाकिस्तान से तो हम बात ही नहीं कर। आज उनकी जो हाई कमीशन है हमारी, और वहाँ भी वही होगा, हमारे यहाँ जो उनकी हाई कमीशन है, मुझे कोई बता रहा था कि सिर्फ 25 लोग हैं हाई कमीशन चला रहे हैं, उसमें ड्राइवर भी शामिल है, सब शामिल है। तो क्या चला रहे हैं वो? उसका मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ही नहीं है इसका मतलब। तो सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है वो वहाँ पे वो हो रहा है ड्रामेबाजी। वो क्या, वो अटारी वाघा बॉर्डर पे। हाँ। तो ऐसे थोड़ा दोनों फौजी अपनी टांग लेकर सर तक लेके सलाम करते हैं। रिश्ते ऐसे थोड़ा बनते हैं। अब अगर आप खोदती रहे कि वो वाजपेयी गए थे, अरे ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम, वर्ल्ड इज मल्टीपोलर। लेट अस लुक एट द सिंपल थिंग, हम दोनों एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ये पानी के मसले, टेररिज्म के मसले, मैं समझता हूँ समझदारी और अक्लमंदी इसी बात में है। हम देखें कि दोनों के जो लोग हैं, गुर्बत दोनों जगह है, तो कैसे लोगों की तरक्की हो सके। नक्शा देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों की जो डेस्टिनी है, इट इज़ जॉइंट। अब हम नहीं मानने को तैयार, मत मानिए। अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल आपकी मर्जी है। तो टेररिज्म पाकिस्तान इसलिए कर रहा है चूंकि वो चाहता है कि भारत को बातचीत की टेबल पर लाया जाए।